चलिए दोस्तों, तो मैं आपके लिए एक नया सेशन लेकर आया हूँ जो कि रिलेटेड है वायुमंडल से। इसके पहले मैंने आपको अपने क्लास में पढ़ा दिया है घराना और उससे रिलेटेड जितने भी पर्सन हैं और उनको कौन कौन सा प्राइज़ कब दिया गया था। इससे काफ़ी क्वेश्चन जो है एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो मैंने उस चीज़ को कवर कराया है अपने वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, वो मेरे प्लेलिस्ट में होगा। उसके अलावा मैंने प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, मतलब कौन से व्यक्ति के उपनाम क्या क्या है, मतलब उनका निक नेम क्या है, इनके बारे में पढ़ाया है। फिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ाया है। तो वहाँ से लेकर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1946 के कैबिनेट मिशन तक जितने भी मतलब उसके बीच में अधिनियम आया था, जितने भी संवैधानिक विकास हुआ, उन सब से रिलेटेड वीडियो में मैंने 3 वीडियो में उसको कंप्लीट करवाया है। और अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो जाके देख लें, वो मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज हम बताएंगे कि वायुमंडल के बारे में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आपको पहले दिखा देता हूँ एक बार कि हाँ क्या क्या आने वाला है आप लोगों के लिए। उस चीज़ को तो देखिए, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, वायुमंडल की संरचना कैसे हुई, उनमें कौन कौन सी लेयर है, उसका नाम क्या है। ठीक है, फिर उसमें ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, फिर आएगा स्ट्रेटोस्फेयर, फिर पढ़ेंगे कि मीजोस्फेयर क्या है, मतलब कहाँ तक कहा जाता है मीजोस्फेयर, कहाँ तक के क्षेत्र को। फिर पढ़ेंगे हम लोग थर्मोस्फेयर के बारे में। फिर जानेंगे कर्मल लाइन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कर्मल लाइन। फिर आयन मंडल, फिर जानेंगे कि एक्सोस्फेयर। तो इतना सब कुछ है आपको इस क्लास में जानने के लिए। और तो आज मैं आपको इससे रिलेटेड मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं या फिर जो जो महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं मैं आपको बताऊंगा। और आप अगर चाहते हैं कि मतलब इसके बारे में जानना तो आप मेरा क्लास को कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो पहले हम जानेंगे कि वायुमंडल की परिभाषा क्या है, मतलब वायुमंडल कहते किसे हैं। ठीक है, तो वायुमंडल किसे कहते हैं, तो हमारी पृथ्वी जो है चारों ओर से घनी चादर के समान संरचनाओं से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। तो हमें देखिए चारों तरफ देखेंगे तो मतलब ये कुछ है ही नहीं, लेकिन हमारी पृथ्वी जो चारों तरफ से क्या है, घिरी हुई है, घनी चादर के समान संरचनाओं से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। मतलब चारों तरफ हमारे वायु है जो कि हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन उससे घिरी हुई है। हमारे पर्यावरण में पूरा वायु फैला हुआ है, तभी तो हम लोग सांस ले पाते हैं, या फिर कोई भी चीज़ जैसे जलाते हुए आग वगैरह जलाते हैं तो जलता है, क्यों, क्योंकि वायु है तभी। ठीक, फिर क्या है, वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल जो है 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। आपको जानने की मतलब बहुत रुचि होगी कि वायुमंडल जो है मतलब पृथ्वी पे है, लेकिन वो ऊंचाई में कितनी दूर तक फैला हुआ है। तो ऊंचाई में जो है वो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। अगर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन का होना मुश्किल रहता। अब समझिए कि यहाँ पे वायुमंडल है तभी हम लोग यहाँ पे जीवित है, या फिर कोई भी जीव जंतु यहाँ पे निवास कर सकते हैं। यही चीज़ जो है आपके अन्य ग्रहों पर, जैसे हो गया शुक्र हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, सब पे क्या है, मंगल हो गया, सब पे क्या है, वायुमंडल अभी तक नहीं पाया जाता। इसी कारण वहाँ पे क्या है, जीवन होना मुश्किल है। ठीक है, लेकिन हालांकि अभी मंगल पे मतलब वैज्ञानिक अभी पता कर रहे हैं कि वहाँ पे जीवन का होना मुश्किल है या नहीं। ठीक है, वहाँ पे पॉसिबल है जीवन, इसके बारे में अभी क्या है वो लोग रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है कि यह सूर्य से निकलने वाली कुछ हानिकारक किरणों से हमें बचाता है। सूर्य से क्या है, निकलने वाली कुछ हानिकारक किरणें होती हैं, जैसे पराबैंगनी किरणें, वो क्या है अगर पृथ्वी तक पहुंच जाएगी तो हमें उससे मतलब कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो उससे क्या है कि हमें वायुमंडल जो है उससे हमारा रक्षा करता है पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, तो ओवरऑल इस पॉइंट का भी मतलब आपको बताऊँगा कि अगर वायुमंडल नहीं होता तो हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर जो है इतना मतलब ठंडा होता कि हम यहाँ पर निवास नहीं कर पाते। और वायुमंडल जो है हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, वायुमंडल। वायुमंडल जो है मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ़ हवा का 99% है। वायुमंडल जो है मुख्यतः किससे बना है, तो ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से मिलकर बना है, जो कि टोटल जितने भी क्लीन हवा है, साफ़ हवा है, उसका 99% यही दोनों गैसें हैं। ठीक है, इसके अलावा CO2 है, ऑर्गन है, ये सब है और अन्य गैसें आती हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो फिर क्या है, आयतन के अनुसार वायुमंडल में हवा की मात्रा, उसमें क्या है, नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और अन्य गैसों में CO2 और ऑर्गन जो है 1% है। ठीक है, चलिए, और ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में बदलाव आता है। ठीक है, अर्थात जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं घनत्व जो है घटता है। ऊंचाई के साथ जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो डेंसिटी क्या होगा, वो घटते जाएगा। और पहाड़ों पर जब पर्वतारोही चढ़ते हैं तो उन्हें सांस लेने में कठिनाई कम घनत्व के कारण होती है। आप देखिएगा कि जैसे जो भी पर्वतारोही होते हैं, माउंटेनियर्स होते हैं, जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, पर्वतों पे चढ़ते हैं, तो चढ़ाई करते समय क्या है, अपने साथ वो गैस सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे
तो क्या होगा, डेंसिटी घटेगा। डेंसिटी घटेगा तो क्या होगा, वहाँ पे सांस लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो यही कारण है कि वे अपने साथ गैस सिलेंडर या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो अपने साथ लेकर जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, ऊंचाई के साथ तापमान भी घटता है। ठीक है, ऊंचाई के साथ आप सोचते होंगे कि नहीं, जैसे ऊपर में सूर्य है तो ऊपर में हम लोग ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो क्या है, अभी और गर्मी लगेगी, तो ऐसा नहीं है। आप जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ेंगे टेम्परेचर जो है क्या घटता जाएगा। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पे आप जाएंगे, मतलब मान के चलिए नीचे से अगर आप 165 मीटर के ऊपर जाते हैं तो क्या होगा, 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो घट जाएगा। कितना, 165 मीटर ऊपर जाने पर 165 मीटर। ठीक है, चलिए फिर वायुमंडल की संरचना के बारे में जानेंगे। वायुमंडल की जो संरचना है वो कैसे हुई है, कौन कौन सी इसमें लेयर पाई जाती है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है वायुमंडल की संरचना में क्या है, पहला जो लेयर है उसका नाम क्या है, क्षोभ मंडल। पहला क्या है, क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। फिर दूसरा आता है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरा आता है मध्य मंडल, मीजोस्फेयर। ठीक है, चौथा आता है वायुमंडल यानी थर्मोस्फेयर। और पांचवा आता है बहिमंडल यानी एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि क्षोभ मंडल के नीचे वाले लेयर का नाम क्या है, तो आप वहाँ पे क्या जवाब देंगे, समताप मंडल। या फिर ऐसे ही पूछ देता है कि तीसरे लेयर का नाम क्या है, वायुमंडल के तीसरे लेयर का नाम, तो तीसरे लेयर का नाम क्या है, मध्य मंडल। इस टाइप से करके आपको इन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप से ही मतलब आप एसएससी के एग्ज़ाम में आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए। अगर वहाँ से अगर मतलब मैं जो बोल रहा हूँ अगर वो चीज़ ना हो तो आप मुझे फिर आगे कमेंट सेक्शन में बोलिए कि नहीं सर आपने जो बोला था वो गलत बोला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम लाया है जिसमें आपको बताने की कोशिश किया। तो पहला जो आता है हमारा क्या है, वो ट्रोपोस्फेयर। ये जो है ट्रोपोस्फेयर है। तो सबसे जैसे हम लोग हैं तो क्या है, उतना मतलब हम लोग जिस मतलब जहाँ पे रह रहे हैं तो वो हमारे किसके अंडर में आता है, कौन से लेयर के अंडर में आता है वायुमंडल का, तो वो आता है ट्रोपोस्फेयर के अंदर में। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सा होता है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होता है ओजोन। ओजोन लेयर होता है, इसी के ऊपर में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत जो क्या है, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, तो ओजोन लेयर। ठीक है, अब इसके ऊपर पाई जाएगी स्ट्रेटोस्फेयर, फिर है मेजोस्फेयर, फिर है थर्मोस्फेयर, फिर है एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो इतनी सारी लेयर है जिसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर। वायुमंडल की जो सबसे महत्वपूर्ण लेयर है यही है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर है। आप इस चीज़ को कहीं पे देखेंगे 10 किलोमीटर दिया हुआ है, कहीं पे 12 किलोमीटर दिया हुआ है, लेकिन अगर मैंने ये चीज़ जो है एनसीईआरटी से मतलब ये जो डेटा है वो लिया है, और वहाँ पे जो मैक्सिमम जो है मतलब डेटा वगैरह से रिलेटेड जो भी है तो देखा जाता है कि एनसीईआरटी में जो दिया है वही मतलब मेन रहता है, मतलब वो करेक्ट रहता है। तो मैंने वही डेटा उठाया। तो आप अगर कहीं पे एग्ज़ाम में अगर 12 किलोमीटर भी दे दे या फिर 10 किलोमीटर दे दे तो वो आंसर भी सही हो सकता है, और कहीं पे 13 किलोमीटर हो वो भी आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए फिर जानेंगे कि जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है, जैसे वर्षा होती है, कोहरा होती है, आंधी तूफान आते हैं, ओला वर्षा इत्यादि होती है, इसी परत के अंदर में होती है। आप जितनी भी चीज़ें देखेंगे, जैसे बारिश हो रही है, ठीक है, कहीं पे कोहरा है, बहुत घना कोहरा छाया हुआ है, जैसे आप ठंड के दिनों में देखेंगे तो चारों तरफ कोहरा छा जाता है। तो कौन से लेयर में छाता है, ये ट्रोपोस्फेयर में छाता है, ना कि मतलब आइनोस्फेयर में नहीं छाएगा। मतलब जहाँ ये सब जितने भी घटनाएं होती है मौसम से रिलेटेड, जैसे बारिश हो रही है, बादल गरज रहा है, ठीक है, आंधी तूफान आ रहा है, कोहरा है, वर्षा है, ये सब कहाँ पे होगी, ट्रोपोस्फेयर में होगी। ठीक है, और यहीं पे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होती है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहीं पे ग्रीन हाउस इफेक्ट होती है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे जानेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, नाइट्रोजन हो गया, CO2 हो गया, जल वाष्प हो गया, और CH4 यानी मीथेन हो गया। वायुमंडल में क्या है, चारों ओर अपना एक मोटा मोटा होड़ा बना लेती है, नहीं होड़ा नहीं होगा यहाँ पे, मोटी परत बना लेती है। ठीक है, कोहरा बना लेती है, सॉरी यहाँ पे कोहरा होगा, मोटा कोहरा बना लेती है, कोहरा होगा। ठीक है, मोटा कोहरा बना लेती है और पृथ्वी से विकिरित को बाहर जाने नहीं देती है। विकिरण, विकिरित को बाहर नहीं जाने देती है। विकिरित नहीं होगा यहाँ पे होगा आपकी सूर्य की किरण को या फिर ऊष्मा को क्या है, बाहर नहीं जाने देती है, पृथ्वी को रोक कर रखती है। इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे ऊष्मा होगा, ऊष्मा को, ऊष्मा होगा यहाँ पे। ठीक है, पृथ्वी से ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है और पृथ्वी को रोक कर रखती है, इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। मतलब क्या होता है इसका कि जैसे आप देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश जैसे पृथ्वी पर पड़ता है, तो पृथ्वी पर पड़ता है तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे सूर्य है, ठीक है,
अब इसका प्रकाश जो है कहाँ पे पड़ रहा है, पृथ्वी पे पड़ रहा है, ठीक है। तो पृथ्वी पे पड़ने से क्या होता है, यहाँ पे पृथ्वी जो है गर्म हो जाता है। तो वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि जो यहाँ पे जैसे सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि मतलब पृथ्वी जो है क्या होगा, गर्म हो जाएगा। गर्म होने के पश्चात क्या होगा, जो भी यहाँ पे मतलब ऊष्मा जो है धीरे धीरे जब जैसे ऊपर की ओर उठेंगी, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, ऊष्मा को थोड़ा रोक के रखा जाता है। अगर वो ऊष्मा अगर पूरा ऊपर उठ जाएगी तो क्या होगा, मतलब पूरा पृथ्वी जो है ठंड हो जाएगा। तो वायुमंडल का यही मतलब महत्वपूर्ण कार्य है, जो क्या करता है, पृथ्वी के टेम्परेचर को रहने योग्य बना के रखता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है समताप मंडल। समताप मंडल क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है। स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ तक की ऊंचाई को कहा जाता है, तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल। मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, याद रखिएगा, समताप मंडल में मौसमी घटनाएं जो है नहीं होती है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाले लेयर को स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल कहते हैं। यहाँ पे कोई भी मौसमी घटनाएं जो है, जैसे बादल का गरजना, जितने भी आंधी तूफान है, ओला वर्षा है, ठीक है, कोहरा वगैरह जितने भी है, सब चीज़ें जो है समताप मंडल में नहीं होती है। और आप देखते होंगे कि एरोप्लेन जो उड़ते हैं, तो कहाँ पे उड़ते हैं, समताप मंडल में ही उड़ते हैं। वो ट्रोपोस्फेयर में नहीं उड़ते हैं, वो समताप मंडल में उड़ते हैं। क्यों, वहाँ पे उड़ना इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि वहाँ पे कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती। अगर वहाँ पे मौसमी घटनाएं होती तो वहाँ पे हवाई जहाज़ का उड़ना क्या होता, मुश्किल हो जाता, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अगला पॉइंट है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की परत जो है यहीं पे पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है ओजोन लेयर की परत, जो सूर्य से आने वाली बैगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। आप देखते होंगे मतलब सुनते होंगे ओजोन लेयर कहाँ पे पाई जाती है, सप्ताप मंडल में ही पाई जाती है। जो सूर्य से आने वाली बैगनी किरणें जो है, इसे देख, उससे क्या है, मतलब हमारी रक्षा करती है। यहाँ पे देखिए सूर्य है, ठीक। अब यहाँ से क्या है, मतलब यहाँ पे ओजोन लेयर है, ये जो है ओजोन लेयर, यहाँ से जो भी मतलब बैगनी किरणें आ रही है, सोलर की रेडिएशन जो आ रही है, उसको क्या करता है ओजोन लेयर, रोक के रखता है। लेकिन अभी क्या है, अभी देखा गया है कि अंटार्कटिका के पास में तो ओजोन लेयर में क्या है, छिद्र पाया गया है, ठीक है, छिद्र पाया गया है। अब क्यों हो रहा है ऐसा छिद्र, क्योंकि आजकल देखते होंगे कि प्रदूषण वगैरह बढ़ रहा है। मतलब जितने भी कल कारखाने हैं, मतलब जैसे देखिए कोई भी कंट्री जो होता है, जितना डेवलप्ड होता है तो क्या है, उतना ही प्रदूषण करता है, पोल्यूशन उतना ही फैलाता है। आप देखते होंगे अमेरिका वगैरह जो है, चाइना वगैरह जो क्या है, डेवलप्ड कंट्री में आते हैं। तो जितने भी डेवलप्ड कंट्री होते हैं वही सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, क्योंकि उनके वहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्रियाँ होती हैं, गाड़ी वगैरह चलते हैं, तो उससे क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। वही आज कारण बन गया है कि जिससे क्या है, प्रदूषण इतना फैल रहा है कि धीरे धीरे अब क्या है, ओजोन लेयर में छिद्र पाया जा रहा है। और जिससे क्या हो रहा है कि अंटार्कटिका के पास एक ओजोन लेयर में छिद्र पाया गया है। और उससे क्या होगा कि मतलब इतनी गर्मी बढ़ रही है कि वो अभी देखा जाता है कि अंटार्कटिका में मतलब वहाँ से जो बर्फ़ है वो पिघल रहे हैं। और आने वाले टाइम में अगर हम लोग कार्बन नियंत्रण नहीं करते हैं तो क्या होगा, समुद्र का लेवल जो है ऊपर की ओर उठेगा और पूरी दुनिया जो है डूब जाएगी, ठीक है। चलिए फिर जानेंगे हम लोग मध्य मंडल के बारे में। मध्य मंडल यानी मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। कौन सी मंडल, मीजोस्फेयर। तो आप देखिए अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले जो उल्का पिंड होते हैं यहीं पर आने पर जल जाते हैं। अब देखिएगा अंतरिक्ष में, जैसे अंतरिक्ष से कभी भी क्या होता है, उल्का पिंड गिरते हैं। उल्का पिंड गिरते तो क्या होता है, वो कहाँ पे ख़त्म होते हैं, मीजोस्फेयर में। लेकिन एक बार देखा गया है कि मतलब बहुत सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि महाराष्ट्र का जो लोनार झील है वो क्या है, उल्का पिंड के गिरने से ही निर्मित हुआ है। मतलब सोचिए मीजोस्फीयर में क्या हुआ था उस समय, उल्का पिंड वो जो है ख़त्म नहीं हुआ था। वही उल्का पिंड कहाँ पे आके गिरा, महाराष्ट्र में। तो उससे कौन सा झील का निर्माण हुआ, तो लोनार झील का, ठीक है। चलिए फिर आता है वायुमंडल। वायुमंडल या थर्मोस्फेयर। अब थर्मोस्फेयर के बारे में जानेंगे, वायुमंडल या थर्मोस्फेयर के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्मोस्फेयर की परत में ऊंचाई बढ़ने से क्या होता है, तापमान जो है अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। मतलब थर्मोस्फेयर के ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वहाँ से टेम्परेचर जो है बढ़ने लगेगा, ठीक है। थर्मोस्फेयर, उसके बाद में क्या, वहीं पे कर्मन लाइन पाया जाता है। कर्मन लाइन जो है 100 किलोमीटर से ऊपर के क्षेत्र को कहा जाता है। अंतरिक्ष यहीं से शुरू होता है। कर्मन लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जैसे देखते होंगे कि जैसे अभी चंद्रयान-3 छोड़ा गया, लॉन्च किया गया, तो अंतरिक्ष में गया है। तो अंतरिक्ष मतलब क्या होता है, यही होता है कर्मन लाइन जो है, मतलब पृथ्वी से ऊपर, ठीक है। पृथ्वी से ऊपर मतलब क्या है, अब जैसे निर्धारित कैसे किया जाता है, तो पृथ्वी से ऊपर क्या है हमारा, थर्मोस्फेयर है, मतलब ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर मीजोस्फेयर है, मीजोस्फेयर के ऊपर थर्मोस्फेयर है। तो थर्मोस्फेयर के ऊपर क्या है, एक लाइन है जिसे कर्मन लाइन कहते हैं। वो लगभग कितनी किलोमीटर की ऊंचाई पर है, 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। और इस लाइन के ऊपर अगर हम जाएंगे तो कहाँ क्या कहा जाएगा, अंतरिक्ष कहा जाएगा। तो अगर अभी जो चंद्रयान-3 लॉन्च किया गया है वो कहाँ पे गया है, तो यही कर्मन लाइन के ऊपर में गया है। और यहाँ से क्या है, यहाँ पे कर्मन लाइन के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एकदम कम जाता है।
उससे क्या होता है कि कोई भी चीज़ें जो तैरने लगती हैं। ठीक है, चलिए, तो जो भी सैटेलाइट वगैरह होते हैं वो सब कहाँ पे होते हैं? कर्मल लाइन के ऊपर होते हैं। ठीक है, फिर पढ़ेंगे आयन मंडल, इसी में है वो। आयन मंडल जो है किसका भाग है? बहिर्मंडल का ही एक भाग है आयन मंडल। ठीक है, तो आयन मंडल जो है 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, फिर क्या है, यहीं पर सैटेलाइट भेजे जाते हैं और रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफ़ोन की सुविधा जो है यहीं से प्राप्त होती है। मतलब इससे रिलेटेड जितने भी सैटेलाइट आज तक भेजे गए हैं, तो कहाँ पे है वो? ऊपर में आयन मंडल में है, कर्मल लाइन के ऊपर। तो वहीं सब तैरते रहते हैं, वहीं से हम लोग क्या है, हम लोगों को नेटवर्क मिलता है या फिर रेडियो, टेलीविज़न ये सब चलता है। ठीक है, चलिए, फिर आता है लास्ट बहिर्मंडल या एग्जोस्फेयर। एग्जोस्फेयर क्या होता है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। पूछा जाए कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, तो वो आ जाएगा आपका एग्जोस्फेयर। ठीक है, हल्की गैस है जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन, यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। आप देखेंगे जितनी भी हल्की गैसें हैं वो क्या होगा, कोई भी हल्का चीज़ आप देखते ही होंगे, कोई भारी चीज़ होती है वो क्या होती है, नीचे की ओर होती है, और जो हल्की चीज़ें होती है क्या होती है, ऊपर की ओर होती है। आप कोई भी हल्का चीज़ फेंकेंगे तो क्या है, ज़्यादा देर तक हवा में तैरता रहेगा। कोई भारी चीज़ फेंकेंगे तो क्या है, जल्दी आ जाता है नीचे। यही कहना यही है कि जो हल्की चीज़ें जो है क्या है, वो हमेशा ऊपर की ओर रहेंगी। तो इसी तरह क्या है, आप इसको इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि हल्की चीज़ें क्या होंगी, ऊपर की ओर रहेंगी। तो ऊपर में कौन सा है मंडल? ऊपर में है एग्जोस्फीयर। तो हल्की चीज़ें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन कहाँ पे पाई जाएगी? तो एग्जोस्फीयर में पाई जाएगी। ठीक है, चलिए, तो आज का क्लास हमारा यहीं तक समाप्त होता है। एक छोटा सा सेशन था और मैंने जितना पढ़ाया है, इतना पढ़ के आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप एसएससी का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो वायुमंडल से रिलेटेड है, तो उसका आप उठाइए और 90% क्वेश्चन जो है आप ये चीज़ पढ़ के सॉल्व कर पाइएगा। इसका मैं गारंटी लेता हूँ। अगर ये चीज़ ना हो तो फिर आप मुझे आके बोलना। ठीक है, चलिए, क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और इसके बाद वाले सेशन में अगर आप लोग कमेंट में अगर बोलते हैं कि हाँ, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप क्लासेस लाइए, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूंगा वायुमंडल से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए यहीं पे क्लास को ख़त्म करते हैं। जय जय श्री राम।